नमस्कार। हम सब संसद की कार्यवाही टीवी पर देखते हैं, गर्मागर्म बहसें, नारेबाजी, कभी-कभी वॉकआउट भी। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे भारतीय लोकतंत्र की जो असली मशीनरी है, वो असल में चलती कैसे है? तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो हम सबके दिमाग में घूमता है। हम वोट तो दे आते हैं, अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, पर उसके बाद पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? सरकार काम कैसे करती है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संसद की बनावट कैसी है। सोचिए, ये वो जगह है जहां 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और उनकी आवाजें एक साथ आनी चाहिए। तो इस बड़े से मंच का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा? आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से संसद का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। इसके 3 जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, और फिर आते हैं 2 सदन। एक है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सदन कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद। अच्छा, अब इन दोनों सदनों में फर्क क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है लोकसभा। यहाँ सांसद सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं, इसीलिए ये लोगों का सदन है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो राज्यों की आवाज है। ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे सदन में एक तरह की निरंतरता और अनुभव बना रहता है। तो ठीक है, ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन ये सैकड़ों सांसद मिलकर करते क्या हैं? क्या सिर्फ बहस होती है? जी नहीं, इनके काम की लिस्ट बहुत लंबी और बहुत पावरफुल है। संसद का सबसे पहला और बड़ा काम है देश के लिए कानून बनाना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये देश की तिजोरी की चाबी भी रखती है। मतलब संसद की मंजूरी के बिना सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। इसका एक और बड़ा काम है सरकार पर नजर रखना, उससे सवाल पूछना और उसे जवाबदेह बनाना। और हाँ, सबसे बड़ी ताकत, जरूरत पड़ने पर यह देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान में भी बदलाव कर सकती है। कोई भी आइडिया कानून कैसे बनता है? ये सफर काफी लंबा है। सबसे पहले एक बिल के तौर पर उसे किसी भी सदन में पेश किया जाता है। फिर उस पर कई राउंड्स की बहस होती है। उसे और गहराई से जांचने के लिए एक कमेटी को भेजा जाता है। जब एक सदन वोटिंग करके उसे पास कर देता है, तो वही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में होती है। और जब दोनों सदन राजी हो जाते हैं, तब बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। उनके दस्तखत के बाद ही वो बिल आखिरकार कानून बनता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सोचिए जरा, संसद में 700 से ज्यादा सदस्य, काम करने का समय लिमिटेड, और हर साल हजारों करोड़ का बजट और ना जाने कितने मुश्किल बिल। तो सवाल ये है कि इतने सबकी बारीकी से जांच होती कैसे होगी? क्या ये मुमकिन भी है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस बड़ी चुनौती का जवाब है संसदीय समितियां। इन्हें अक्सर संसद की रीढ़ की हड्डी या फिर मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। असली गहराई वाली जांच पड़ताल का काम यहीं होता है, मीडिया की नजरों से दूर। ये बात समितियों की अहमियत को एकदम सही तरीके से समझाती है। ये संसद का ही एक छोटा फोकस्ड रूप है। ये वो काम करती हैं जिसके लिए पूरे सदन के पास न तो समय होता है, न ही हर विषय की एक्सपर्ट नॉलेज। ये संसदीय सिस्टम का एक छिपा हुआ लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये संसदीय समिति आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ सांसदों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, जिसमें लगभग सभी बड़ी पार्टियों के सदस्य होते हैं। इनका काम होता है किसी खास बिल या मुद्दे की जड़ तक जाना, उसकी गहराई से जांच करना। और ये सब होता है सदन के शोर शराबे और राजनीतिक दबाव से बिल्कुल दूर। यहाँ काम होता है तथ्यों पर और एक्सपर्ट्स की राय पर। अब बात करते हैं देश के पैसे पर नजर रखने वाली 3 सबसे ताकतवर समितियों की। लोक लेखा समिति यानी PAC एक तरह से सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करती है। ये देखती है कि जो पैसा जहां खर्च होना था वहीं हुआ या नहीं। प्राक्कलन समिति एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करती है। ये सरकार को बताती है कि खर्चों में बचत कैसे की जा सकती है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति सरकारी कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड को चेक करती है। ये तीनों मिलकर देश के असली फाइनेंशियल वॉचडॉग हैं। तो कुल मिलाकर ये समितियां इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मुद्दों की निष्पक्ष जांच करती हैं। ये सरकार की जवाबदेही बढ़ाती हैं। ये एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय लेती हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये संसद का कीमती समय बचाती हैं। इनके बिना हमारा लोकतंत्र सिर्फ शोर शराबे तक सिमट कर रह सकता है। समितियों का काम तो पर्दे के पीछे चलता है, लेकिन संसद के फ्लोर पर टीवी कैमरों के सामने सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए सांसदों के पास क्या-क्या हथियार होते हैं? चलिए अब उन टूल्स को देखते हैं। सबसे बेसिक टूल है प्रस्ताव, या जिसे हम मोशन कहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि किसी सांसद का सदन के सामने एक फॉर्मल सुझाव होता है कि चलिए इस मुद्दे पर बहस करते हैं या कोई फैसला लेते हैं। और ये प्रस्ताव कई तरह के होते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव। ये विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है। फिर होता है निंदा प्रस्ताव, जो किसी खास सरकारी नीति की आलोचना करने के लिए होता है। और एक होता है स्थगन प्रस्ताव, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब देश में कोई बहुत ज़रूरी घटना हो जाए और उस पर बाकी सब काम रोककर तुरंत चर्चा की ज़रूरत हो। और हाँ, प्रश्नकाल को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये संसद की हर बैठक का वो पहला घंटा होता है जो अक्सर सबसे ज़्यादा एक्शन से भरपूर होता है। यहाँ कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से सीधा सवाल पूछ सकता है और मंत्री को उसका जवाब देना ही पड़ता है। ये सरकार की रोज की जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। लेकिन देखिए, कागज पर यह सिस्टम जितना अच्छा लगता है, हकीकत में ये हमेशा इतनी आसानी से नहीं चलता। इसे कई गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जो पूरी प्रक्रिया को कमजोर कर सकती हैं। जैसा हम अक्सर टीवी पर देखते हैं, बार बार के हंगामे और वॉकआउट से सदन का कीमती समय बर्बाद हो जाता है। एक और गंभीर बात यह है कि कई बार सरकारें समितियों की रिपोर्ट को बस नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे पूरी जांच की मेहनत बेकार चली जाती है। और कभी-कभी संसद में बहस से बचने के लिए अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया जाता है, जो एक तरह से लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाईपास करना है। ये सब हमारे सिस्टम के लिए वाकई गंभीर चिंताएं हैं। आखिर में इस एक बात में पूरी कहानी का सार छिपा है। संसद जनता की आवाज है, लेकिन बिना आंख और कान के वो आवाज सिर्फ एक शोर बनकर रह सकती है। और संसदीय समितियां ही वो आंख और कान हैं जो ये पक्का करती हैं कि ये आवाज सिर्फ तेजी ना हो, बल्कि जानकारी से भरी, जिम्मेदार और असरदार भी हो। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि जब संसद और उसकी समितियों का ये इतना ज़रूरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जब इसमें रुकावटें आती हैं, तो असल में नुकसान किसका होता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।